जय हिंद। उत्तर प्रदेश ARO के आज के सीरीज में अर्थशास्त्र के चैप्टर राजकोषीय नीति और राजस्व से संबंधित क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। और आप बिल्कुल कमर कस के अच्छे क्वेश्चन जो आप एग्ज़ाम में देखने वाले हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पूरे शिद्दत के साथ, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देख करके बड़ी ही खुशी होगी और आपको लगेगा कि हम ऐसे प्रश्न को अगर कर लेते हो आप इस समय, तो आपको ज़रूर एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न देखने पर आप उसे तुरंत आंसर कर पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए और इसे हल करने का प्रयास करिए और इसका आंसर क्या होना चाहिए ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए प्रश्न है कि आर्थिक मंदी के समय आर्थिक मंदी में क्या होता है। एक मूवी है उसमें बताई गई है, इसे क्या फिल्म है, एक ओबामा नाम से है, ओबामा लिखेंगे तो आएगा। और उसमें ये आपके कई हैं लोग, बॉलीवुड में ही है, वह अच्छी फिल्म है। इस पर देखिए तो आर्थिक मंदी के समय बड़ी ही समस्या होती है, ये चीज़ दिखाया गया है। और जब आर्थिक मंदी किसी एक देश में आती है ना मेरे प्यारे, तो वह सारे देशों को डिस्टर्ब कर देती है, सारे देश उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो इससे निपटने के लिए कुछ संभावनाएं हैं, कुछ कदम हैं, आपको बताने हैं कि कौन सी कदम जो है यहाँ पे इसके लिए प्रभावी होगी। जैसे कि ऑप्शन में आप पढ़ सकते हैं, कर की दरों में कटौती के समय ब्याज दर में वृद्धि कर देना। तो ब्याज दर में वृद्धि कर देने से देखिए समस्या और खड़ी हो जाएगी, ठीक है। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि कर देना, ठीक है। तो यह जो है यहाँ पे सही आंसर के साथ चला जाएगा, क्योंकि देखिए आर्थिक मंदी में क्या होता है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, लोगों के पास पैसे नहीं होते, गरीबी आ जाती है, बैंक जो होते हैं बैंक करप्ट हो जाते हैं, मतलब कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, सबका कंपनी वगैरह जो भी लोगों का व्यवसाय है वह सब सही नहीं होता है। तो अगर जो सार्वजनिक परियोजना है उस पर व्यय में वृद्धि कर दी जाए, अगर व्यक्ति के पास 10 रुपये है और उसके पास 90 रुपये और दे दिए जाए, तो उसके पास पैसे हो जाएंगे और फिर जो है किसी न किसी काम में वह लग जाएगा, जिससे उसकी आर्थिक मंदी जो है, आर्थिक जो स्थिति खराब है वह सुधर जाएगी। ऐसे ही अगर सभी लोग की आर्थिक की स्थिति सुधरती है तो देश की भी जो आर्थिक स्थिति है सुधर जाएगी। इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। और बताते चलिए और देखिए कितना बढ़िया और धाकड़ क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ आए हैं। और देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जो संघीय बजट 21-22 में आया था, तो वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया था, ठीक है। और यह कर जो है कितने उत्पादों पर लगाया गया था, तो यह कुल 29 उत्पादों पर यह लगाया गया था, ठीक है। यह कृषि ढांचा को आगे बढ़ाने के लिए और उसके विकास के लिए यह जो है ऐसे टैक्स को लाया गया था, जो कि कृषि उत्पाद से संबंधित ही 29 विषयों पर या 29 उत्पादों पर इसे प्रभावी किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे है, भाई सब प्रश्न किधर गया, अच्छा देखिए आगे। एक मिनट। अगला प्रश्न, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था, ठीक है। जेंडर बजटिंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए जेंडर बजटिंग शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, और यह जो महिलाएं हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था। मतलब कि जो महिलाएं पिछड़ी हुई हैं उनको बजट, उनके लिए एक अलग से बजट ऐसा तैयार किया जाए ताकि उनको प्रत्यक्ष लाभ हो और जो महिलाएं
इस क्षेत्र से मतलब कि निखार चुकी हैं, बाहर हैं, उनको इस क्षेत्र में जो इस बजट के माध्यम से कुछ पैसे सहायता मुहैया करा करके इन्हें लाया जाए। तो ऐसी बजट की व्यवस्था कब की गई थी? तो यह जो है ऑप्शन ए यानी केंद्रीय बजट 2005-06 में ऐसी बजट की व्यवस्था की गई थी। किस बजट की? तो जेंडर बजटिंग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और शानदार प्रश्न यह है, देखिए कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा, ठीक है, संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र राज्य के मध्य वृद्धि के लिए कितना निश्चित किया गया था, यह आपको बताने हैं 14वें वित्त आयोग में कितना था। ठीक है, तो इसके बारे में आप जो है बताइए कैसे यह जो है प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए 14वें वित्त आयोग में, ठीक है, 41% जो है राज्यों के बीच बांटने का प्रावधान किया गया था। जैसे जो वित्त आयोग होता है वह पूरे रुपये का जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है उसको 2 भागों में बांट देता है बराबर बराबर, ताकि किसी को समस्या परेशानी ना हो इससे इसको लेकर के। तो कुछ केंद्र के लिए रखे जाते हैं और कुछ राज्यों को बांट जाते हैं, क्योंकि राज्यों से ही बहुत सारे टैक्स को लिया जाता है। तो राज्य को कितना 41% यहाँ पे जो टैक्स है वह दिए जाने का प्रावधान किया गया है इस 14वें वित्त आयोग के द्वारा। जबकि 13वें में 42% की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, 14वें में 42 व्यवस्था की गई है। ठीक है ना। और इस समय 15वें वित्त आयोग की सिफारिश भी जो है 2021 से 2026 के बीच तक इसको लागू कर दिया गया है। यानी 15वें वित्त आयोग के लिए कितने % जो है राज्य और केंद्र के मध्य बांटा जाएगा या राज्यों का हिस्सा कितना होगा, तो वह होगा 41%। यही है, यानी 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग के लिए 41% ही इसका हिस्सा है। बता दें कि 14वें वित्त आयोग में रेड्डी साहब इसके अध्यक्ष थे, 15वें वित्त आयोग में NK सिंह, और 16वें वित्त आयोग जो इस समय चल आ गया है और इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। कौन है? तो अरविंद, तो यहाँ पे अरविंद पनगड़िया यहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे आपको बता दें कि जो वित्त आयोग है वह किस अनुच्छेद में है, तो यह 280 अनुच्छेद में इसका आर्टिकल नंबर में या संविधान में इसे शामिल किया गया है। ये कितना महत्वपूर्ण और मज़ेदार प्रश्न है। देखिए आगे और अगले कथन पर विचार करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। और पहला कथन है कि पिछले दशक में भारत के GDP के प्रतिशत के रूप में कर यानी टैक्स राजस्व में सतत वृद्धि हुई है। तो ये बताना है सही है कि नहीं। और अगला है दूसरा कथन कि पिछले दशक में भारत के GDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है। ठीक है, तो देखिए पहले में क्या है कि यहाँ पे लिखा है सतत वृद्धि। ऐसी कोई बात नहीं है। GDP में कभी घटोतरी तो कभी बढ़ोतरी होती रहती है राजस्व के रूप में। तो सतत लिख दिया है ना, इसलिए दोनों जो है क्या है, गलत हो गया। सतत मतलब होता है कि लगातार वृद्धि हो रही है, तो लगातार वृद्धि नहीं होती है, कभी घटती है कभी बढ़ती है। आप अभी पिछले इसका जो है जब आएगा रिपोर्ट तो वहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2 इस प्रश्न का सही आंसर है, सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है, यह 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी रिटायर होंगे उनको इस प्रणाली के तहत पेंशन मिलेगा। इसके पहले के जो पेंशन होंगे उन्हें ओल्ड पेंशन सिस्टम कहा जाता है। तो जो NPS नया है
इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को हटा दी गई हैं। मतलब कि जो आपको पहले या पुराने तरह से पेंशन वगैरह मिला करता था, अब वह नहीं रहा है। अब ज़माना बदल चुका है। अब ज़माना आ गया है जो है किसका, तो हमारा ज़माना तो नहीं रहा, ठीक है। और जो इतने सालों तक सरकार के लिए काम किए हैं, उनको अपने पुराने या वृद्ध अवस्था के लिए कोई भी सुरक्षा प्राप्त नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर जो है होने वाला है ऑप्शन सी, कि राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना की जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं, ठीक है ना। तो उनको शामिल किया जाएगा जो कर्मचारी हैं और वह उस तारीख से शामिल हैं जिस तारीख से न्यू यानी राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम को शामिल किया गया है, लाया गया है, ठीक है। उसके बाद इन्हें जो है ये वाला पेंशन के तहत इन्हें पेंशन मिलेगा। देखिए इसमें लिखा गया है कि 2004 के बाद वाला। तो अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं और इसे पढ़िए और देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, समझते हैं इसे। देखिए वस्तु एवं सेवा कर, देखिए इकोनॉमी थोड़ी सी कठिन और इसमें जो शब्द होते हैं थोड़ा अधिक समझ में नहीं आते हैं लोगों को इतनी आसानी से, लेकिन आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न इकोनॉमी से भी एग्जाम में आने वाले हैं। और ऐसे प्रश्न को अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका जिस तरह से अगर कोई चेन है और उस चेन का अगर एक भी जो पॉइंट है या एक भी छोटा सा जो उसके साथ लगा हुआ सिक्कड़ है, अगर वह कमज़ोर हो जाता है तो समझिए कि आपकी पूरी चेन क्या है, बेकार है। उस चेन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर उसी जगह पे मेन मौके पर आपका टूट जाता है तो पूरा का पूरा चेन का कोई महत्व नहीं है, बेकार ही हो जाएगा। इसलिए हर एक प्रश्न हर एक सब्जेक्ट को हम बराबर तरीके से लेकर चलने वाले हैं। तो प्रश्न में समझिए इसे कि जीएसटी जिसे कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के लिए सर्वाधिक संभावित लाभ क्या हैं, यह हमें बताने हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है क्या है कि यह भारत के बहु प्राधिकरणों के द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों के स्थान पर एक प्रकार का एकल बाजार स्थापित करेगा, ठीक है। यह तो बिल्कुल इसके लिए एकदम परफेक्ट है। जीएसटी के बारे में हम कुछ जान सकते हैं इससे, और यह है ऐसा। दूसरा देखते हैं कि यह भारत के चालू खाता घाटे को प्रबलता से कम करके विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए उसे सक्षम बनाएगा। ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। यह केवल जितने भी टैक्स हैं उसको एक कर दिया गया है। कई टैक्स अलग अलग थे, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर ला करके लोगों को समझने में और टैक्स देने में आसानी हो जाती है इससे। और इस तरह से जो है कह रहा है कि देखिए निकट भविष्य में चीन से आगे जाने के लिए योग्य बनाएगा, नहीं ऐसी की भी कोई बात नहीं है। इसलिए ऑप्शन एक केवल जो है यानी ए के साथ इस प्रश्न का आंसर चला जाता है। देखिए IAS प्री में 2017 में यह प्रश्न आया हुआ है। देखिए यह प्रश्न कितना मस्त है, मज़ेदार है। यह आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब हम आपको शराब देते हैं कि आपको आज काला कौवा काटेगा। इसलिए आपको यह प्रश्न का आंसर बताना है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए इसमें कह रहा है कि जीएसटी के नियम के कार्यान्वयन के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया है ना। तो 101, 102, 103, 104 यह आप जरूर बताइए। देखिए यूपी PCS प्री 2021 में पूछा जा चुका है, तो हम बता देते हैं कि यह जो है 101वां संविधान संशोधन जो है जीएसटी के लिए किया गया था, जो 2017 यानी जुलाई, ठीक है, 2017 से इसे लागू कर दिया गया था इंडिया में और पूरे भारत के लिए। अगला प्रश्न कि निम्न मदों पर विचार करिए और बताना है कि इन पर किसमें जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है, इन पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो देखिए सबसे पहले
यहाँ आप देखिए कि जो भी डिब्बा बंद है, ठीक है, जो भी पैकिंग करके आती है कंपनियों के द्वारा, उन पर जीएसटी लगाया जाता है। जिस पर कंपनी उसको पैक करके भेजेगी आपके यहाँ, तो उस पर ज़रूर जीएसटी लगेगी, और जो डिब्बा बंद नहीं है उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। तो देखिए इसमें से 3 क्या करते हैं, हटा देते हैं, कट, 3 हटा देते हैं, कट हो गया, ठीक है। और बाकी एक नहीं रहेगा, बाकी और भी हैं। छिलके उतारे हुए कागज़ हैं, मतलब अनाज, मुर्गी के अंडे, विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र, ये सब क्या आ जाएंगे, इस जीएसटी से मुक्त होते हैं। देखिए जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू कर दिया गया। तो यह प्रत्याशा क्या है और इसको क्यों लाया गया है, बताना है। बताइए आप। ऑप्शन ए से कि भारतीय बाजार में एकरूपता आएगी, और बी में कर अनुपालन में सुधार आएगा। बिल्कुल दोनों इस प्रश्न का एकदम रिकॉर्ड तोड़ आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए आप इस प्रश्न का आंसर डी ऑप्शन के साथ, यानी ए और बी दोनों कथन यहाँ पे सही हैं, दोनों ऑप्शन। वस्तु और सेवा कर जीएसटी में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, यह बताना है। तो देखो जीएसटी में उत्पादन शुल्क यानी प्रोडक्शन कास्ट होता है, या टैक्स हो गया, मूल्यवर्धित कर वैट कर इसे बोलते हैं, ठीक है। और यह सेवा कर यानी जो देखिए सेवा कर इसमें लिखा है, ये देखिए सेवा टैक्स तो ही करेगा, ठीक है। वस्तु कर तो मूल्य वस्तु पर ही बढ़ाए जाते हैं, घटाए जाते हैं। उत्पादन कोई भी वस्तु उत्पादित करेंगे तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो तीनों पर आपको टैक्स जीएसटी के अंतर्गत आता है, जबकि सीमा शुल्क जो है इस टैक्स के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। देख सकते हैं कि केंद्रीय शुल्क या केंद्रीय कर कौन से हैं और राज्य कर कौन है जिनको इसमें लाया गया है। देखिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, इसी को वैट कहते हैं। सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क और अधिकार एवं उपकर हो गया। जबकि राज्य कर में देखें तो राज्य कर में भी बहुत सारे कर हैं। यहाँ पे राज्य मूल्य वर्धित कर यानी वैट हो गया, मनोरंजन कर हो गया, लेकिन स्थानीय निकाय द्वारा जो लागू टैक्स है उनको हटा करके केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी कर, क्रय कर, विलासिता कर, लॉटरी, सट्टा और जुए पर जितने टैक्स हैं वह राज्य कर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आप इन्हें ध्यान रखिएगा, आपके लिए एग्ज़ाम में यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय अर्थव्यवस्था को चक्रव्यूह चुनौती माना गया है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण बताना है कि कैसी अर्थव्यवस्था है या होगी, तो वह चक्रव्यूह चुनौती होगी, मतलब कि इससे आपको निकलना बड़ी ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चुनौती है, इसे आपको हमेशा समय से पॉजिटिव लेकर चलना है कि इससे हम बचे रहेंगे, और इसके लिए सारी अपनी व्यवस्था करके चलना है ताकि ये कभी उत्पन्न हो जाए तो हम इससे निपट सकें। तो इसमें देखिए ऑप्शन के साथ चलेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जाना, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का सहभागिता है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर भारत को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार रहते हैं और ले जा भी रहे हैं। ऑप्शन बी में भारतीय राज्य व्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन सहित करा है सीमित बाजार की ओर जाना, ठीक है। और इसमें लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजार की ओर जाना, बिल्कुल यही है हमारा सही आंसर। चक्रव्यूह चुनौती है कि हम क्या करते हैं, निर्गमन रहित, ठीक है ना। हम बिना किसी विशेष प्लान के, बिना किसी सही तरीके से या मतलब कि रास्ते से हम हुए ही किसी बाजारवाद की तरफ चले जाएं तो क्या हो जाएगा, यह हमारे लिए चुनौती हो जाएगी। अगर हम निर्गमन सहित जाते हैं, अपनी रास्ते प्लान वगैरह के साथ सही जाते हैं, तो वह चुनौती नहीं होगी। यह यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में भी लिखिए कि हाँ हमें समझ में आ चुका है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे पढ़ते हैं। वित्त वर्ष 17-18 के
संघ सरकार के बजट की 10 मुख्य विषय वस्तुओं में कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो बजट में इसमें लाया गया है। देखिए, बजट में हमेशा लोगों को हेल्प करने के लिए ही यह बजट लाया जाता है, लोगों को सहयोग देने के लिए, लोगों को नई नई सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो गरीब होते हैं। तो इसमें देखिए, गरीब जो है उनको सुविधा प्राप्त हो जाए, युवा वर्गों को रोजगार वगैरह मिल जाए, और ग्रामीण वगैरह को, जन समुदाय वगैरह को जो है इन्हें भी सहायता वगैरह मिले, या भी विकास की मुख्य धारा से जुड़े, इन्हें भी जो आर्थिक स्थिति है मजबूत कराई जाए। लेकिन निर्यात निष्पादन बजट में इसका कोई महत्व ज़्यादा नहीं होता है, या अलग से निर्यात वगैरह का व्यवस्था की जाती है। अगले प्रश्न में देखते हैं कि निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो देखिए, राजकोषीय नीति क्या होता है? जिसे कहते हैं मौद्रिक। राजकोषीय नीति को ही फिस्कल जो होता है वही बोलते हैं इसको। तो यह वित्त मंत्रालय जो होता है यही राजकोषीय नीति को निर्धारण करता है कैसे ही होनी चाहिए। राजकोषीय मतलब कि जो राजकोष में या जो सरकार के फंड है उसमें कितना पैसे आ रहे हैं, उसका क्या करना है, कहाँ पे कितना उपयोग करना है, वह वित्त मंत्रालय सेट करता है। जिसको हम बजट में देखते हैं कि रक्षा मंत्रालय को इतने रुपए अलॉट किए गए, या स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए इतने रुपए अलॉट किए जाते हैं। तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा ही सारी सुविधाएं या व्यवस्थाएं की जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए कि दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा वित्त मंत्री के द्वारा की गई। कौन से ऐसे वित्त मंत्री हैं? तो इसमें देखिए, वीपी सिंह जो है यह वित्त मंत्री थे। कब? तो 1985 में यह वित्त मंत्री थे। तो इन्होंने दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की कि जो कुछ राजकोषीय नीति हैं उन्हें लगातार लंबे समय तक इसे लाया जाए, ताकि लोगों के बीच इसका अच्छा प्रभाव पड़े और लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। नहीं तो अलग अलग राजकोषीय नीति लाने से लोगों को पता नहीं चलता है, सबसे पहली बात, और लोग उसका लाभ वगैरह नहीं उठा पाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है? तो बता दें कि वित्त मंत्रालय होता है। सरकारी जितने भी चीज़ें होती हैं उनको क्या करता है, कहाँ पर कहाँ यूज करना है, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, 1991 के बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि बहुत ही शिथिल रही है। बिल्कुल सही बात है। और आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन किया गया है, यह भी सही बात है। और कारण भी सही है, क्योंकि देखिए 1991 में भारत में एलपीजी रिफॉर्म लाए गए थे। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाले रिफॉर्म लाए गए थे, जिससे जितनी भी राजकोषीय नीति वगैरह थी, जितनी भी हमने पहले से नीतियाँ बना रखी थी, उन सबको बदलना पड़ा। और बदलने के कारण बहुत सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे नए तरीके से भारत के लिए, लोगों के लिए प्लान के तहत बनाने का प्रयास करने लगे। तो जिससे जो वृद्धि है, विकास है रोजगार के लिए, वह धीमा हो गया। ठीक है, और इसका यही कारण रहा कि यह पुनर्मूल्यांकन उस समय किया जा रहा था। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? राजकोषीय नीति का कौन सा उद्देश्य नहीं है, यह हमें बताना है। तो देखिए, पूर्ण रोजगार राजकोषीय नीति चाहती है, जो भी है, कि जितने पैसे राजकोष में आए हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए उपयोग हो, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उससे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो उनका बढ़े। तो लोगों को रोजगार मिलेगा, मूल्य स्थिरता होगी, और धन आय का जो है नियोजित वितरण किया जाएगा, तो इससे फ़ायदा मिल जाएगा। तो लेकिन राज्य व्यापार का नियमन करने से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यह इस प्रश्न के लिए क्या है, यही आंसर सही है। ठीक है, कार्य कौन उद्देश्य नहीं है इसलिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और देखिए लिखा है कि फिस्कल नीति यानी राजकोषीय नीति का संबंध निम्न में से किससे है?
तो इसका काम है कि पहले टैक्स लगाएगा और उसके बाद शासन की नीति के अनुसार उसे व्यय करेगा, किस विभाग को या किस क्षेत्र के लिए कितने रुपए अलॉट किए जाने चाहिए, गरीबी को निपटने के लिए कौन से व्यवस्था कितने रुपए, और इसके वगैरह प्लान वगैरह भी इसी के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। भारत का जो है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन करता है? तो इसका भी ऑप्शन सी है, यानी वित्त मंत्रालय ही इस प्रश्न का भी आंसर है। ठीक है, इस प्रश्न का भी यही आंसर है। और अगला आगे बढ़ते हैं। बजट एक लेख पत्र है किसका? तो जो बजट आप देखते हैं वो क्या है? तो सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेखा जोखा है। राजकोषीय नीति मतलब कितना रुपए हमें राजस्व के तौर पर, टैक्स के तौर पर भारत की कोष में आए, और इस कोष का कहाँ कहाँ पर कहाँ पर उपयोग किया जाएगा, किसको कितना इससे लाभ होने वाला है, यह सारी जानकारी हमें एक बजट यानी एक लेखा पत्र में देखने को मिलता है। और यह देखिए, इस बार बता दें कि इस समय फिर दोबारा बजट तैयार किया गया है और इसे फिर लाया जाएगा बजट को, क्योंकि यह एक बार फरवरी यानी फरवरी के लास्ट में लाया जा चुका है। क्योंकि सरकार अपने हिसाब से, देखिए जब चुनाव होता है ना, 2 बार लाना ही पड़ता है, क्योंकि चुनाव की समय अब सरकारें कभी कभी बदल जाती हैं, तो फिर वह अपने तरीके से बजट फिर पेश करती हैं। तो वैसे सरकार तो सेम है, लेकिन फिर से बजट पेश करने का यहाँ पे व्यवस्था करी जा रही है, और यहाँ पे किया भी जाएगा यहाँ इस साल मोदी सरकार के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न के लिए, किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? शून्य आधारित बजट को लाया गया था। तो आपको बताने हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, लेकिन इसके पहले हम जानेंगे कि शून्य आधारित बजट है क्या। शून्य आधारित बजट है क्या? तो इसे बता दें कि जब सार्वजनिक व्यय में कमी लाने हेतु ऐसे बजट को लाया जाता है। किसके लिए? सार्वजनिक व्यय में कमी लाने के लिए। सार्वजनिक व्यय में कमी लाने के लिए, सार्वजनिक व्यय में कमी लाने के लिए शून्य आधारित बजट को लाया जाता है। क्यों? और शून्य आधारित बजट जो है, जब प्लान तैयार किया जाता है तो उसी समय उस पर कितना रुपए खर्च होगा, कितना रुपए उसके लिए अवार्ड किया जाना चाहिए, सारे सिस्टम उसी समय कर ले जाते हैं। तो ऐसे बजट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी यूएसए में सबसे पहले इसे लाया गया था। सबसे पहले यूएसए में लाया गया था, और भारत में इसे 1986 में, भारत में इसे 1986 में शामिल किया गया, लागू किया गया। ठीक है। और यह सबसे पहले किस विभाग के लिए इसे लाया गया शून्य आधारित बजट को? तो यह प्रौद्योगिकी और विज्ञान मंत्रालय या विभाग के लिए बनाया गया था। इसके लिए ट्रायल के रूप में लाया गया था 1986 में। प्रश्न अगला, 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है भारतीय रेलवे के लिए। भारतीय रेलवे के लिए जो है क्या रखा गया है कि 2023 तक जितने भी रेलवे लाइन हैं उन्हें हम विद्युतीकरण कर देंगे। यह बिल्कुल सही है। और 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन भी हम लोग कर देंगे। ठीक है। ऐसा भी है कि रेलवे जो है 2030 तक जितने भी कार्बन वगैरह कर रहे हैं या डीजल वगैरह से चल रहे हैं, उन सबको विद्युतीकरण करके वहाँ से कार्बन उत्सर्जन को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन दोनों यानी बी और ए, ऑप्शन कथन ए और 2 ऑप्शन सी के साथ सही आंसर के साथ चले जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि संघीय बजट 11-12 में अधिकतम धन किस क्षेत्र को प्रावधानित किया गया था? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे अधिक ऊर्जा को यहाँ पे सबसे अधिक प्रावधानित किया गया था, फिर सामाजिक सेवा को, फिर परिवहन को, फिर जो है ग्रामीण को। यानी अगर इसमें बात करें तो धन सबसे अधिक ऊर्जा
क्षेत्र को दिया गया था सबसे ज़्यादा धन। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि केंद्र सरकार के चालू खातों के आय का स्रोत क्या है। चलिए अब जानते हैं कि सरकार के दो खाते हैं, एक चालू खाता और एक जो है बंद खाता है, नहीं, एक चालू खाता है और एक पूंजीगत खाता। चालू खाता दिख रहा है और एक है पूंजीगत खाता। पूंजीगत खाता देखिए, चालू खाता में कौन कौन आते हैं, तो इसमें निगम टैक्स आएगा, सार्वजनिक प्रतिष्ठान वगैरह आएंगे। जितने सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं उनसे प्राप्त जो लाभ है वह चालू खाता में आएंगे, और उत्पाद शुल्क वगैरह हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। जबकि पूंजीगत खाता में कौन कौन आएंगे, तो यह राष्ट्रीय बचत पत्र, ठीक है, या विश्व बैंक से जो ऋण दिया जाता है वह सब क्या है, पूंजीगत खाता है। मतलब कि यह एक ही बार बहुत ज़्यादा धन भारत को या देश को प्राप्त होता है, ठीक है, और इसको जो है एक साथ नहीं निकाल सकते। जैसे चालू खाता में क्या होता है कि एक दिन में चाहे एक बार 10 बार 20 बार 50 बार या हज़ारों बार उतार लीजिए पैसे को, लेकिन जो पूंजीगत खाता होता है उसको बार बार आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रश्न का आंसर के लिए निगम कर हमने बताया, और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से जो लाभ है वह और उत्पाद शुल्क, ये सभी क्या है, चालू खाते से आय के स्रोत हैं। और सार्वजनिक प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय बचत पत्र का विक्रय, ये दोनों किसके लिए हैं, तो पूंजीगत खाते में ये सब शामिल किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी यानी 1, 2 और 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है। यानी भारत के लिए पूंजी के लिए है, पूंजी के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, या इनसे भारत को धन प्राप्त होता है। तो आपको पता है ये सड़क से, इमारत से, मशीनरी से इनके व्यय पर भारत को टैक्स वगैरह मिलता है। विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, विदेशी सरकार जो ऋण प्राप्त करते हैं तो उससे भी भारत को क्या होता है, इसको ही बजट में शामिल करते हैं। और राज्यों द्वारा संघ क्षेत्र के अंदर ऋण और अग्रिम वगैरह को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी यानी 1, 2, 3 इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पे है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में संघीय बजटों में कौन सी रकम सबसे अधिक है। कौन सी रकम सबसे अधिक यहाँ पे है बताने हैं। तो योजना व्यय, गैर योजना व्यय, पूंजी व्यय और आगम रेवेन्यू व्यय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, योजनागत व्यय और गैर योजना व्यय होता है। लेकिन देखिए इस प्रश्न का आंसर हम बता दें कि इसमें आगम रेवेन्यू व्यय क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है, यही इसका आंसर है। लेकिन योजना व्यय क्या है कि यह व्यय पहले ही योजना के अंतर्गत बना लिया जाता है कि इस जो या पुल बनने वाला है या विद्यालय बनने वाले हैं, सड़क बनने वाले हैं, इसका इतना खर्च आने वाला है, योजना के अनुसार इसको तय कर दिया गया। लेकिन समय के अनुसार उसमें बहुत सारी क्या होती हैं, बढ़ोतरी हो जाती हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं गैर योजनागत। या किसी सरकार को चलाने के लिए बहुत सारी क्या है कि लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है, यह सब भी इसमें गैर योजनागत व्यय में आते हैं, ठीक है ना। तो यह सब इसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा मद केंद्र सरकार के गैर नियोजन व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद 2015-16 के बजट में यहाँ पे शामिल है, ठीक है। कौन सा व्यय क्या है सबसे ज़्यादा है, तो बता दें कि ब्याज अदायगी जो है पहले भी ज़्यादा थी और आज भी। देखिए जितने भी इस प्रश्न का आंसर बता रहे हैं हम आज के भी परिप्रेक्ष्य में उसे लाए हैं, ऐसा नहीं है कि जो 15-16 है उसी के लिए है। तो आज भी ब्याज अदायगी में सबसे ज़्यादा हमारा भारत का जो पैसा है वह चला जाता है। अब देखिए 17-18 के संघ बजट में कौन घटित नहीं हुआ, इसमें कौन सी घटना नहीं हुई। सामाजिक व्यय की योजना गैर योजना के वर्गीकरण में समाप्ति, ठीक है। केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं में की संख्या में वृद्धि, रेलवे को वित्त को मुख्य बजट में शामिल करना और संघ बजट की तारीख को लगभग 1 माह अग्रसरित कर देना, ठीक है।
तो इसमें बोल रहा है कि कौन शामिल नहीं है, इसमें कौन शामिल नहीं है। तो हमने देखा कि 17-18 में ये दोनों काम हुए कि जो योजना और गैर योजना वाले व्यय है उनको एक साथ शामिल कर दिया गया, उनको समाप्त करके एक कर दिया गया। रेलवे का जो वित्त है या रेलवे का जो बजट है उसको मुख्य बजट में ही शामिल कर लिया गया है, यह भी इसमें शामिल हो गया है। और संघ बजट की तारीख को लगभग 1 माह आगे बढ़ा दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, यह भी है। लेकिन बी वाला यहाँ पे नहीं है। भारत या केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की संख्या में यहाँ पे कोई वृद्धि वगैरह नहीं दिखाई गई है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर यहाँ पे है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह प्रश्न है कि केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है, इसमें कौन सा है? केंद्रीय बजट में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। तो देखिए जो ब्याज वगैरह है वह शामिल किया जाएगा बजट में, टैक्स वगैरह तो शामिल करेंगे ही, और सरकारी विभाग से जो प्राप्त लाभ होते हैं उन्हें भी इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि सरकारी जो कोई भी कंपनी है जैसे BSNL है तो लाभ वगैरह मिलेगी तो वह सरकार के पास जाएगी, केंद्रीय बजट में ही राजस्व खाते में वो डायरेक्ट चली जाती है। क्योंकि जब वह कंपनी कभी कभी घाटे में जाती है तो वह उसी केंद्रीय बजट या राजस्व खाते के माध्यम से ही उन्हें प्रतिपूर्ति कराई जाती है। लेकिन ये जो छोटी छोटी बचतें हैं इनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्याज भुगतान एक आइटम है, किसका है? ब्याज का भुगतान करना कौन सा व्यय है? तो यह है राजस्व व्यय है। कौन सा है? राजस्व व्यय है, ब्याज का भुगतान करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्न शासन के संदर्भ में निम्न पर विचार करना है और यहाँ बताना है कि कौन सा उपाय भारत में राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण पाने के लिए कारगर है या काम में आ सकता है। पहला है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह को प्रोत्साहन देना। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह को प्रोत्साहन देना, यह इसके अंतर्गत है। और बताना है कि उच्च शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे जो है हमें राजकोषीय घाटा पर नियंत्रण नहीं मिलेगा। और तीसरा है कि अधिकारी तंत्र का डाउन साइजिंग करना, मतलब कि जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको कम से कम अपॉइंट करना। तो यह क्या है, इसमें नहीं आएगा, मतलब यह इसके लिए कारगर है। और सार्वजनिक क्षेत्र जो उपक्रम है उसके शेयर की बिक्री या ऑफलोडिंग कर देना। जैसे इसका देखे होंगे कि जो गवर्नमेंट हमारी है वह स्टेशन बेच देती है, रेलवे बेच देती है, मतलब एयरपोर्ट वगैरह सब बेच देती है किसी निजी संस्था के लिए, किसी निजी संस्था को। तो यह सब किस में आएगा? चौथे वाले में ही आता है। तो इसलिए ऑप्शन 3 और 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, राजकोषीय घाटे को कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए हम इसकी बात करेंगे नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। हम बात करेंगे 2022-23 का। 2022-23 का बात करेंगे तो यह कितना है? यह 6.8% है हमारा राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कितना है? 6.8 है। यह हमें जानना जरूरी है। किसका है? जीडीपी का 8%। किसका? तो यह है जीडीपी का 8%, यह शामिल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। कभी कभी समाचार में व्यापारी छूट दर देखने को मिलता है। व्यापारी छूट दर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इससे क्या स्पष्ट है? देखिए इससे सीधा स्पष्ट है। हम ऑप्शन सी पे चलते हैं कि यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लिया जाने वाला शुल्क है यहाँ पे। ठीक है, तो यह व्यापारी टैक्स दर जो है से छूट दी जाती है। ठीक है, तो जो बैंक है अपने किसी व्यापारी पर अपने ग्राहक क्या करेगा कि डेबिट कार्ड से अगर भुगतान लेता है, पैसा देता है दुकानदार को, तो वह जो है
सर बैंक है इससे छूट देती है। आपने कई बार मोबाइल वगैरह ख़रीदते समय दिखाता है कि ऐसे अमेजनों पर देखेंगे ना, तो आपको दिखाता है कि अगर आप HDFC या बड़ौदा बैंक के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से इसे पेमेंट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% की छूट वगैरह मिलेगी। तो यही छूट जो है व्यापारिक छूट दर कहलाती है और यह हमें डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर प्राप्त होती है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि किसी देश में आय पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है, मतलब कि हम किससे आय का अच्छे से पुनर्वितरण करें कि गरीब को जो होता है उनको अधिक से अधिक इसका लाभ जो है सुनिश्चित हो। तो देखिए इसका क्या होना चाहिए कि प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान, ऑप्शन ए इसमें लिए सही बिल्कुल है कि जो प्रगामी व्यय है। देखिए 4 चीज़ें हैं आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, टैक्स के लिए 4 चीज़ें हैं जब टैक्स की बात आती है। थोड़ा पानी पी लेते हैं 1 मिनट। तो किसी वस्तु पर टैक्स लगाने के लिए 4 तरीके हैं। जैसे पहला है उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव। तो जो प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि अगर व्यक्ति की आय बढ़ रही है तो टैक्स में भी बढ़ोतरी होगी, अगर आय बढ़ रही है तो टैक्स भी बढ़ेगा। दूसरा है रीप्रोग्रेसिव। क्या है रीप्रोग्रेसिव, मतलब कि जब आय बढ़ेगी तो इसका टैक्स वगैरह कम हो जाता है, तो बोलते हैं रीप्रोग्रेसिव। और तीसरा है डी प्रोग्रेसिव होता है, डी प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो डी प्रोग्रेसिव कहा जाता है कि एक सीमा तक टैक्स को बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, एक सीमा तक टैक्स को कम किया जाते हैं या बढ़ाए जाते हैं, उसके बाद जो है उसको बंद कर दिया जाता है। तो बिल्कुल आपने कई बार सुना होगा कि हम अगर टैक्स को कम कर दें तो टैक्स में बढ़ोतरी होती है टैक्स कलेक्शन में, लेकिन वो भी एक लिमिट के अंतर्गत है। एक लिमिट से कम कर देंगे तो आपके टैक्स में कमी हो जाएगी, लेकिन उस लिमिट तक आपको ज़्यादा टैक्स मिलेगा क्योंकि टैक्स चोरी करने वालों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, तो जो प्रोग्रेसिव इसे कहते हैं प्रगामी व्यय और प्रगामी कराधान, यानी जो ज़्यादा व्यय करता है उसको ज़्यादा टैक्स देने के लिए यहाँ पे प्रावधान किए जाना चाहिए। आप देखते हैं कि जो लोग विलासिता युक्त वस्तुएं खरीदते हैं, जैसे फ्रिज हो गया और AC हो गया, लग्जरी कार वगैरह हो गए, तो उनसे खूब ज़्यादा टैक्स को लिया जाता है, दुगना टैक्स लिया जाता है। यहाँ तक कि अगर विदेश से कोई कार अगर हम चाहते हैं मंगाना, तो अगर वहाँ पे 28 लाख की मिल रही है तो सीधे 28 लाख का टैक्स लगाकर इसे 2 लाख में बेचता, मतलब कि 56 लाख से बेचते हैं यार। तो इस तरीके से टैक्स का जो है पुनर्वितरण करने के लिए यह सर्वोत्तम मार्ग यहाँ पे देखा जाता है। आशा है आपको समझ में आया होगा ये चीज़। फिर भी आप अपना चॉइस वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं, सुझाव भी हमें दे सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न कि प्रति वर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा, मतलब हर साल यहाँ पे घाटा देखने को मिल रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार जो है कई सारी कार्यवाही वगैरह करती है, तो इसमें कौन सी कार्यवाही कर सकती है हमारी सरकार। तो देखिए आप करा कि नई कल्याणकारी योजना आरंभ करना। भाई नया करेंगे तो पैसा फिर से उसमें बजट जो है उसमें बजट करना पड़ेगा और कुछ धन उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो यह तो नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम 2 हटा देते हैं, देखिए इन सबों में 2 है, ख़त्म। फिर देखिए पहला है राजस्व में विस्तार में कमी लाना। बिल्कुल राजस्व जो व्यय है उसको कम कर दीजिए और सब्सिडीज जो सब्सिडीज़ मिल रही है उसको कम से कम आप क्या करिए, उसको भी युक्ति संगत करिए, उसको नियम से दीजिए, सबको सब्सिडी मत दीजिए। जैसे आपको पता है कि जो सिलेंडर होता है खाना बनाने वाला LPG सिलेंडर, वह पहले सबको सब्सिडी वगैरह मिलती थी, लेकिन बाद में सरकारें आई तो सरकारों ने लोगों से अपील किया कि जो इसको खरीदने में सक्षम है वह कृपया अपना जो सब्सिडी है वह न लें, उसे वापस कर दें। ठीक है, ऐसा जो है कई बार यहाँ पे किया गया, अपील भी किया गया। तो
इसलिए जो है सब्सिडाइज जो सब्सिडी वगैरह है उसको कम से कम युक्तिकरण करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन ए यानी 1 और 3 सही आंसर यहाँ पे है। अब देखिए मज़ेदार क्वेश्चन, आपको यह प्रश्न अगर आता है तो हम मान लेंगे कि आप जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि आप पढ़ चुके हैं, सारे चीज़ आपको आता है, क्योंकि यह प्रश्न जो है आपको सब कुछ क्या करेगा, एक साथ रिवाइज कराएगा। आपको इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़रूरी ये सब जो पॉइंट है इसके लिए। चलिए आइए समझते हैं। तो इसको लगाने के लिए देखिए कुछ तरीके हैं कि राजस्व घाटा हम सबसे पहले करेंगे। तो देखो इसमें लिखा रहेगा कि राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व की अधिकता, यानी यह ऑप्शन सी के साथ 2 चल जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि सी के साथ 2 रूट हैं, लेकिन डी वाला यहाँ पे नहीं है, इसे हम कट कर देंगे। देखिए राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा में क्या होता है कि ऋणदानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता कितनी है। तो इसमें जो ऋण होते हैं उसको हटा दिया जाता है, यानी ए का 3, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे इसके साथ सही आंसर जा रहा है। देखिए अगला है बजटीय घाटा। ठीक है, बजटीय घाटा यानी बजट वाले क्या घाटा है इसको देख लेते हैं। तो बजट जो बजटीय घाटा है इसमें क्या है कि जितने भी देखिए बजट आप देखते हैं सरकारें बजट लाती हैं, तो इसमें कुल प्राप्ति कितनी हुई है और कुल व्यय कितनी हुई है। तो किसमें ज़्यादा जो है क्या हो रहा है, पैसे का ज़्यादा मतलब कि व्यय या घाटा हो रहा है। जिससे ज़्यादा देखिए व्यय करेंगे तो घाटा हो ही जाएगा। कम पैसा आया, जैसे 10 रुपये कमाए अब 15 रुपया खर्चा कर दिए तो आपका वो घाटा चला गया। 15 रुपये 5 रुपये आप कहीं से मांगे होंगे तो क्या है उसको देना है 5 रुपया अगले बार, तो क्या है आपके लिए वह ऋण हो गया, घाटा हो गया। तो यह जगह बजटीय घाटा कुल प्राप्तियों के लिए कुल माइनस कुल व्यय हो जाता है। और यहाँ पे जो प्राथमिक घाटा है वह ऋणदानों और ब्याज अदायगियों के साथ साथ देखिए इसमें ब्याज अदायगी शामिल किया जाता है प्राथमिक घाटा में। याद रखिए कि ब्याज अदायगी जो है किसमें, तो प्राथमिक घाटा में शामिल किया जाता है। और ये देखिए दोनों ऋणदान वाली चीज़ें हैं तो दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। यानी राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा दोनों संबंधित एक दूसरे से हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही है। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है। तो हमने अभी देखा और ऐसे ही बताना है कि राजकोषीय घाटा में क्या है कि ऋणदान। देखिए ऋणदान की निवल वृद्धि, हमने कहा ना राजकोषीय घाटा में और प्राथमिक घाटा में ऋणदान की बात होगी, और जबकि प्राथमिक घाटा में ऋणदान की बात तो होगी ही, साथ में ब्याज अदायगी की भी बात होगी किसमें, प्राथमिक घाटा में। तो संघीय बजट में राजकोषीय घाटे के लिए यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन ए यानी बजट घाटा आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग यहाँ पे सही आंसर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और यहाँ भी राजकोषीय घाटा का तात्पर्य यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि देखिए कुल प्राप्त व्यय और कुल प्राप्ति, जो कुल व्यय है और कुल प्राप्ति जो है, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों में जो है यह राजस्व जो घाटा है ये इसमें आता है। कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के लिए जो है ये राजस्व घाटा में आता है। जबकि राजकोषीय घाटे का तात्पर्य देखिए इसमें क्या है कि ऋणों की वसूली हो जाती है, तो ऋणों की वसूली इसमें मेन है। तो इसमें ऑप्शन ए यानी कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली और विनिवेश से प्राप्तियाँ जो हैं ये राजकोषीय घाटे से यहाँ पे इसका पूरा फार्मूला है और इसी से हम राजकोषीय घाटा को निकाल पाते हैं। ठीक है, यानी फिर से प्राथमिक घाटा जब आएगी तो उसमें ब्याज अदायगी वगैरह भी इसमें शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे। देखिए हम बता दें कि उसे सकल प्राथमिक घाटा कहेंगे। हमने आपको 2 बार चिल्ला कर बताया कि जहाँ पे ब्याज अदायगी की बात होगी वहाँ पे सकल प्राथमिक घाटा जो है सही आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, यदि यहाँ पे प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए, तो उसे क्या कहेंगे।
तो उसे कहेंगे आगम घाटा, उसे कहेंगे आगम घाटा, क्योंकि इसमें प्राथमिक घाटा वगैरह तो दिया नहीं है, तो इसलिए इसे हम आगम घाटा ही शामिल करेंगे। देखिए प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को भी ले लें तो वह आगम घाटा बन जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है, राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है यह आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसमें प्रश्न आप हम पढ़ेंगे और समझिए इसे। देखिए आप ये है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण करता है। और बी देखिए, उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए सुधार की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। ठीक है, भारत सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों के उधार लेने की आवश्यकता है। भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने की आवश्यकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे जो प्रश्न है इसका जो आंसर बनेगा, ठीक है, वह बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे कि राजस्व घाटे में पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को हम घटाते हैं तो क्या पाते हैं। जब अनुदान को घटाते हैं तो क्या होता है उससे, यह प्रभावी राजस्व घाटा बनता है। ये क्या बनेगा, प्रभावी राजस्व घाटा इससे बनेगा, क्योंकि राजस्व घाटा है तो उसमें से कुछ घटाए बढ़ाएंगे तो वह एक राजस्व घाटा ही बनेगा, तो यहाँ पे वह प्रभावी राजस्व घाटा कहा जाएगा। फिर यहाँ पे कथन है कि राजकोषीय घाटा बजटीय घाटा से बड़ा होता है। राजकोषीय घाटा बजट घाटे से बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। और कारण है कि राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर अन्य देवताओं से लेकर अपने खर्च पूरा करता है। ठीक है, बिल्कुल यह भी सही है, लेकिन इनका जो स्पष्टीकरण है एक दूसरे का यह सही नहीं है। इनका स्पष्टीकरण यहाँ पे सही नहीं है, क्यों बढ़ा है क्यों घटा है ये तो बताया नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर चला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न और लास्ट यह प्रश्न है, क्या है कि भारत में केंद्र सरकार के बजट में राजकोषीय घाटा का एक इतिहास रहा है। भारत में हमेशा राजकोषीय घाटा बना रहता है, कभी भी फिस्कल डिफिसिट कम नहीं होता है, हमेशा उसमें बढ़ोतरी होती ही रहती है। इसलिए ऑप्शन यानी कथन ए सही है। कारण में कि भारतीय कृषि के पाश्चात्य देशों की तुलना में राज्य सहायता की या मात्रा अधिक रही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो विदेशों में खेत जैसे सब्सिडी वगैरह दी जाती है या गरीबों को ज़्यादा सहयोग वगैरह दिया जाता है, तो वह भारत में ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, या जो भी फसल वगैरह हैं उसमें देखेंगे कि MSP दी जाती है, तो हमारे भारत में ज़्यादा दी जाती है कह रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अन्य देशों में भी कृषि वगैरह पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे सहायता वगैरह दी जाती है। तो इसलिए कथन ए सही है और कारण जो है गलत है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। इस तरीके से सभी प्रश्न हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप इसके बारे में अपना सुझाव भी दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।